इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक। मीन्स ये लुसेंट सब्जेक्टिव का बुक है। ये आपके हर एग्जाम में हेल्प करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अभी हमारा चल रहा है इसमें इतिहास। वैदिक सभ्यता मैंने शुरू किया है और साथ ही इवनिंग में अप्रॉक्स 7 बजे के आसपास, 7 बजे ही आपको मिल जाता है ज्योग्राफी का। सेम जैसे अभी हिस्ट्री चल रहा है वैसे ही शाम को मिल जाएगा आपको ज्योग्राफी का। और सुबह के 7 बजे आपको मिलता है लुसेंट ऑब्जेक्टिव का। वहाँ मैंने अभी पॉलिटी शुरू किया है। साथ ही मास्टर वीडियो का जो एक चैनल है उस पर मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री का मास्टर वीडियो डाल दिया हूँ, तो वो भी आप लोग देख लेना क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका था। ओके, तो दिन के 3 वीडियो कम से कम आपको मिल रहे हैं। और अगर आप चाहते हो और अधिक पढ़ना एनसीईआरटी का बुक, तो क्लास 8 या क्लास 9 क्लास 10 सबका एनसीईआरटी बुक कंप्लीट हो रहा है। सब धीरे धीरे आप देख पाओगे। ओके, तो चलो अभी हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं हम। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया जाता है। ओके, जिसमें कि 1500 से लेकर 100 ईस्वी पूर्व तक को कहा जाता है ऋग वैदिक काल, और उसके बाद 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। क्लियर? अगर आपसे पूछ दे कि वैदिक सभ्यता का टेन्यूर कितना है, तो ये कितना हो जाएगा? 1500 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक। ये क्लियर हुआ? 1500 से लेकर 600 ईस्वी तक, मतलब अप्रॉक्स 900 साल तक क्या रहा? वैदिक सभ्यता रहा। आगे आते हैं प्रश्न पे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर्य सबसे पहले कहाँ बसा? तो पंजाब और अफगानिस्तान में। ऑप्शन में आपको अधिकतर पंजाब ही मिलता है। ओके, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना। आपसे अगर प्रश्न ये आ जाए कि मध्य एशिया का देश या सेंटर ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर कजाकिस्तान होना चाहिए। कजाकिस्तान वही देश है जिसकी राजधानी नया चेंज हुआ है, मीर सुल्तान बना है, और वो यूरेनियम के लिए सबसे अधिक उत्पादन करता है, यूरेनियम के लिए। ओके, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी कहलाई? वैदिक सभ्यता कहलाई। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैदिक सभ्यता का मीन्स निर्माण या इसका सृजन किसने किया? तो आर्यों ने किया, क्योंकि आर्यों के द्वारा जो सभ्यता लाया गया उसे कहा गया वैदिक सभ्यता। इससे पहले अभी हम पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता। आगे है आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। जिस प्रकार हड़प्पा टाइम में क्या था? शहरी सभ्यता था, नगरीकरण था। लेकिन आर्यों का जो सभ्यता था वो किस टाइप का था? ग्रामीण सभ्यता था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ये सारे लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट जा रहा है, इसको याद रखना। आर्यों का विकसित मीन सभ्यता कैसा था? ग्रामीण था, मीन्स रूरल था। और इसकी भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में, आरोही होता है छोटे से बढ़ते क्रम, जैसे 2 3 5 ऐसे। ओके, इन 5 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले कुल, फिर ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। मतलब यहाँ पे राष्ट्र क्या था? सबसे उच्च होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामिणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन के शासक को राजन कहा जाता था। प्रश्न ये कई बार पूछा गया है कि आर्य काल में या आर्य सभ्यता में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था ग्रामिणी। उसी प्रकार शासक को राजन और विष के प्रधान को विषपति। हालांकि आप ग्रामिणी को याद रखो, कई बार पूछा गया प्रश्न ये। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। ये था राज्याधिकारी में। वरिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। क्लियर यहाँ तक? आगे दिया गया है सूत रथकार तथा कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। सूत, रथकार तथा कमादी नामक अधिकारी को रत्नी कहा जाता था। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। जो उस टाइम में गुप्तचर होता था, मीन्स पूरब दुर्गपति को एवं सप्स, ये जनता की गतिविधि को देखने के लिए जो गुप्तचर होता था तो उसको सप्स और पूर्व कहा जाता था। पूर्व का काम था कि दुर्ग पर रहना, मीन्स जैसे बीएसएफ होता है, बॉर्डर पे रहता था, और ये जनता के बीच रहता था स्पष्ट। ये गुप्तचर थे। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी था। यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, ये बॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, समझो इसको। यहाँ पे दिशा दिया गया है और यहाँ राजा का नाम है। ये उत्तर वैदिक शब्द है हालांकि। तो पूर्व को प्राची कहा जाता था, इसके राजा को सम्राट कहा जाता था। पश्चिम में प्रचिति कहा जाता था, इसके स्वराष्ट्र। उत्तर में उदीची, इसको विराट कहा जाता था। मध्य का नाम मधी कहा जाता होगा, उसका नाम को राजा कहा जाता था। और दक्षिण के राजा को भोज कहा जाता था। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है।
ऐसे प्रश्न आएगा, वैदिक सभ्यता में दक्षिण साइड के जो राजा होते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो भोज कहा जाता था उसको। या फिर वैदिक सभ्यता में उत्तर को क्या कहा जाता था? उदीची। या फिर प्रश्न ऐसे भी आएगा कि मीन्स वैदिक सभ्यता में प्राची शब्द का अर्थ क्या होता था? तो ये क्या होता था? दिशा मीन्स एक था पूर्व, उसका मतलब पूर्व होता था। आगे इस पे आते हैं अब। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। जो अपराधी को पकड़ता था उसे उग्र कहा जाता था। नोट में दिया गया है, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। ओके, न्यायाधिकारी उस टाइम में नहीं हुआ करता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। क्लियर? इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां स्त्रियां सभा एवं समितियां में भाग ले सकती थी। जिस प्रकार हड़प्पा में था उसी प्रकार वैदिक सभ्यता के टाइम में भी स्त्रियां जो थी वो समितियों में या सभा में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया था। ओके, गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ क्या होता था? गायों का खोज। गायों का खोज युद्ध के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी मीन्स रावी नदी के तट पर सुदास के 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास का जीत हुआ था, विजय हुआ था। रावी का प्राचीन नाम क्या था? तो विदुषनी। ओके, ये याद रखना। आगे दिया गया है, ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण थे। यह विभाजन व्यवसाय के आधार पे किया जाता था। याद रखना, ये जो विभाजन है वर्ण का, ये व्यवसाय के आधार पे होता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वर्ण का विभाजन ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में किस आधार पे होता था? तो वो व्यवसाय के आधार पर होता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुआ है। ये हम पिछली क्लास में भी पढ़े हैं, जहाँ पे हमको इतिहास का स्रोत पढ़े थे और वैदिक से जो हमको इतिहास का स्रोत पता चला, वहाँ भी इन तथ्यों को हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ था। यहाँ पे थोड़ा समझ लो, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? उपनिषदों की संख्या है 108, महापुराण का संख्या है 18, वेदांग की संख्या कितनी है? 6। इसको याद कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपनिषद की कुल संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18, वेदांग की संख्या 6। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। जिस प्रकार हड़प्पा में क्या था? मातृ प्रधान था। आर्यों में क्या था? पितृ प्रधान था। ओके, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुली था, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। ओके, परिवार के मुखिया पिता होते थे उस टाइम में, और जिसे क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मीन्स इवेंट हमको याद आया, थोड़ा सुनाते हैं आप लोगों को, काफ़ी मज़ा आएगा। एक बार मीन्स मैं अपने दोस्त के साथ गया हुआ था चिकन के शॉप पे, वहाँ अंडा खरीदना था। ठीक ना, रियल फैक्ट है, थोड़ा सुनो, मज़ा आएगा। तो मैं वहाँ पे दुकानदार से पूछा कि मुर्गे का अंडा मीन्स 4 दे दो या 5 दे दो, मैंने ऐसा कहा। तो मेरा दोस्त क्या कहा कि सर मुर्गा अंडा नहीं देता, मुर्गी का अंडा है ये। ठीक, तो मुझे उसने क्या क्या बेवकूफ़ बनाया। फिर मैं उसको यहाँ पे यही लाइन मीन्स उसको चिपका दिया। मैंने कहा कि भारत जो है पिता प्रधान देश है, मतलब यहाँ पे अगर किसी का जिक्र होता है तो उसके पिता के नाम लेके कहा जाता है ये इसका बेटा है। तो इसीलिए हमने ऐसा कहा था कि मुर्गे का अंडा दो, और फिर मैंने उसको मीन्स अच्छे से बेवकूफ़ बनाया था। तो काफ़ी अच्छा इवेंट था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दें। ज़रूर बताना कभी ऐसे आप लोग कभी कुछ किए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। चलो आगे देखो, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। स्त्रियां यहाँ पे सभा यज्ञ सब कुछ में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस टाइम में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पिता के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, मतलब ये सती प्रथा भी उस टाइम में नहीं था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिकता, अपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। ये सब स्त्रियों के नाम है। गार्गी ने यज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। मीन्स दोनों में शास्त्रार्थ हुआ था कि कौन अधिक मीन्स ज्ञानी है, इसकी बात हुई थी। जीवन भर
अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको नहीं भूलना, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अमाजू किसे कहा जाता था? तो जो महिलाएं जीवन भर शादी नहीं करती थी या यूँ कह लें अविवाहित रहती थी, उन्हें अमाजू कहा जाता था। अमाजू। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। सोमरस मीन्स अभी के समय में शराब कह सकते हो, सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करता था। एक था वास, फिर अधिवास और उष्णिस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। कपड़ा जो अंदर पहनता था उसे नीवी कहा जाता था। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है जो कि दर्शन उसके प्रवर्तक दिए गए हैं। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चवार्क का चवार्की, योग का पतंजलि, सांख्य का कपिल, न्याय का गौतम, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बद्रायन और वैशेषिक का कनाद या उलुक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को याद हो गया हो, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, कम से कम 5 भी इसमें से लिख दो। टोटल 7 दिए गए हैं। चवार्क का चवार्क, ये तो आसान है। योग पतंजलि आसानी से कह सकते हो। सांख्य का कपिल, न्याय के लिए गौतम का गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायन, वैशेषिक का कनाद या उलुक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना, बहुत बार पूछा गया है। मैं तो कहता हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे दिया गया है, आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन कौन कौन से थे? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्रुत कीड़ा। ये सब उसके मनोरंजन के साधन थे। और हड़प्पा टाइम में क्या था? शिकार करता था वो सब। और संगीत सब भी था उस टाइम में, पर शिकार करना उन लोगों का मेन मीन्स मनोरंजन था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। गाय को अघन्या कहता था। गाय को अघन्या मतलब ना मारे योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था एवं सर्वाधिक प्रिय देवता कौन था? इंद्र था। सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र और सर्वाधिक पशु कौन था? घोड़ा था। जबकि गाय को अघन्य कहा जाता था। गाय को अघन्या कहा जाता था, सॉरी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु क्या था? लोहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो भी सभ्यता आया उस टाइम में लोहा चलता था, सॉरी तांबा चलता था। तांबा का खोज पहले हुआ, लेकिन आर्यों के टाइम में क्या हुआ? लोहा का खोज हुआ था, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। तांबा को लोहित अयस, जबकि लोहा को श्याम अयस। काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपको ऐसे कंफ्यूज कर देगा कि वैदिक काल में लोहित अयस किसे कहा जाता था। ऑप्शन दे दे तांबा, लोहा, कुछ एल्युमिनियम ऐसा दे दे तो कंफ्यूज कर जाओगे अगर नहीं पता है तो तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। चलो ये प्रश्न जो है कल मैं कम्युनिटी में पूछ दूंगा, वहां पे आप लोग सही आंसर दे देना ताकि लंबे समय तक आप लोगों को याद रहे। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पानी कहा जाता था। पनी, जो दूर दूर तक व्यापार करने के लिए जाते थे उन्हें पनी कहा जाता था। लेन देन की वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। उस टाइम में बार्टर सिस्टम चलता था। वस्तु विनिमय मतलब तुम मुझे आलू दो, बदले में मैं टमाटर दे दूंगा, इस टाइप का व्यवसाय चलता था। उसको बार्टर सिस्टम कहते थे। ओके। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनॉट या सुदखोर कहा जाता था। वेकनॉट या सुदखोर अभी भी कहा जाता है। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा होती थी। मतलब किसी को अगर भगवान से मिलना है या फिर अभी हम लोग जो यज्ञ करते हैं उसमें अग्नि प्रज्वलित क्यों किया जाता है? ताकि हम लोग भगवान तक अपना संवाद पहुंचा सके। तो अग्नि को मीन्स भगवान से जोड़ने के लिए इसको माना जाता था अग्नि को। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र माना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किसका प्रयोग हुआ है? तो सरस्वती का ही। और सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा था? सरस्वती था। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है, जिसमें सिंधु का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। सॉरी, मैं यहाँ सरस्वती कह दिया था। सबसे अधिक बार उल्लेख किसका हुआ है? सिंधु का हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा है? सरस्वती है। यहाँ पे कुछ प्राचीन नाम दिए गए हैं नदियों के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये टिप्स पर याद रहना चाहिए सारा नदी। ओके। कुंभ नदी का आधुनिक नाम कुर्रम है। ये इंपॉर्टेंट हालांकि नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं बार बार टिक कर दूंगा, ठीक ना। कुंभा काबुल, बितास्ता झेलम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बितास्ता झेलम, आस्किनी चिनाब, पुरुषनी रावी, सुत्रुदी सतलज, ये चारों यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट है।
शत्रुद्री, सतलज, पुरुषनी, रावी, आस्किनी, चिनाब, बेतस्ता, झेलम। फिर बिपाशा, ब्यास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सदानीरा, गंडक, दृशदंती, घांघर, गोमती, गोमल और सुबस्तु, स्वाक। यहाँ पे आपका ये 4 और ये 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट कर लेते हैं। बिपाशा, ब्यास, बितास्ता, झेलम, आस्किनी, चिनाब, पुरुषनी, रावी, शतुद्री, सतलज। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय था। वो था पहले वाला वैदिक, मतलब वैदिक काल। अब हम उत्तर वैदिक काल में, ओके। वो था पूर्व वैदिक काल, अब है उत्तर वैदिक काल, मतलब 1000 से लेकर 600 ईस्वी तक का टाइम, ओके। तो इस टाइम में इंद्र के बदले में प्रजापति को अधिक प्रिय माना जाने लगा था, ओके। लेकिन जब 1500 से 1000 की बात करेंगे, उस टाइम में इंद्र क्या था, सबसे फेवरेट देवता हुआ करता था। अब यहाँ पे ऋग मीन्स वेदकालीन जो देवता था, कौन सा देवता किससे संबंधित था, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंद्र था युद्ध का नेता और वर्षा का देवता। याद रखो, वर्षा का देवता कौन था, इंद्र था। अग्नि को देवता और मनुष्य के बीच जोड़ने का संबंध मीन्स मध्यस्थ कराता था। वरुण जो था वो पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता था। समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात करवाना। आपको इसमें क्या सब याद रखना है, देखो। एट फर्स्ट तो समुद्र का देवता कौन था, तो वरुण। और ऋतु परिवर्तन कौन करवाता था, वरुण। दिन रात कौन करवाता था, वरुण। यहाँ पे ये 3 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वर्षा का देवता कौन हुआ, वरुण। और अग्नि तो काफी इंपॉर्टेंट है, देवता और मनुष्य को जोड़ने का मध्यस्थ था अग्नि। आगे है धौ, ये आकाश का देवता था, सबसे प्राचीन देवता यही है, आकाश का देवता, इसे धौ कहा जाता था। सोम, वनस्पति का देवता। उषा, प्रगति एवं उत्थान का देवता। आश्विक, विपत्ति को हराने वाला देवता था। पूषण, यह था पशुओं का देवता, इंपॉर्टेंट है, पूषण पशुओं का देवता। विष्णु, विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे, विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। और आंधी तूफान के देवता कौन थे, मरुत। याद रखना, आंधी तूफान के देवता में कभी कभी आपको मरुत के बदले में ऑप्शन में आपको वरुण देगा, तो वरुण पे टिक कर लेना। अगर मरुत हो तब मरुत पे ही टिक करना, क्योंकि रियल में तो मरुत ही थे, ओके। मरुत मीन्स हनुमान जी का ही एक फॉर्म हुआ जिसको मरुत कहा जाता था, वो आंधी तूफान के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था, क्लियर। पूर्व वैदिक जो था उसमें वर्ण 4 थे और वो व्यवसाय के आधार पर होता था, पर धीरे धीरे वो क्या हो गया, जैसा अभी वर्तमान में चल रहा है कि जन्म के आधार पर जाति या वर्ण फिक्स होने लग गया। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल को शिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य मतलब हो गया कल्प का था साख्य, ठीक ना। इसके अनुसार मुख्य या मूल तत्व 25 थे, जिन्हें प्रकृति क्या था, पहला तत्व था। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया, याद होगा आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट भी, अगर नहीं याद है तो इसको रट लो। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, इसी से, मतलब मुंडको उपनिषद से। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। इसका मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ अभी तक कि सावित्री या गायत्री मंत्र जो है किस वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद से। या गायत्री मंत्र किस वेद में वर्णित है, तो ऋग्वेद में। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, ताकि लोग क्या हो सके, आर्य बन सके। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार ईंट का प्रयोग हुआ था, पक्की ईंट का, काफी इंपॉर्टेंट है ये। महाकाव्य 2 हैं, कौन कौन से, महाभारत और रामायण, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कितने महाकाव्य हैं, 2 हैं, कौन कौन से, रामायण और महाभारत। दोनों के रचयिता कौन है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो, महाभारत के और रामायण के। महाभारत का पुराना नाम जय संधिता है। ये सब सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संधिता। अगर आप किसी स्टेट की पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो ये सब प्रश्न बहुत बार आता है। महाभारत का पुराना नाम जय संधिता। महाकाव्य कितने हैं, 2, महाभारत और रामायण।
यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। ये मैं 2019 का कोई एग्जाम का क्वेश्चन देख रहा था, उसमें पूछा था ये महाभारत का पुराना नाम क्या था, सॉरी दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो महाभारत है। गोत्र नामक स्थान का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। नोट दिया गया यहाँ पे, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायन ने ही की थी। ओके, यहाँ क्लियर हो गया। आगे हमारा जो लेसन है महाजनपदों का उदय, महाजनपदों का उदय, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, अधिक लंबा नहीं हुआ, लेकिन एक लेसन मैं कंप्लीट करूंगा हर वीडियो में, जैसा मैंने प्रॉमिस किया है। तो कोई वीडियो हो सकता है छोटा बने, कोई वीडियो लंबा बने, वो डिपेंड करता है एक्सरसाइज कितना बड़ा। तो सेशन को यहाँ एंड करते हैं। आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो जरूर शेयर करना, पसंद ना आ रहा हो डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना, अपना राय जरूर देना। कुछ सीख रहे हो तो जरूर बताना। आप लाइक करते हो, शेयर करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, ताकि मुझे मेहनत करने के लिए इंकरेजमेंट मिलता है, ताकि हम और मेहनत कर सकें। तो ये सब जरूर किया करो। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।